आज मैं एक हॉरर एक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है द शाफ्ट। फिल्म न्यूयॉर्क शहर में शुरू होती है जहां हम मिलेनियम बिल्डिंग नामक एक गगनचुंबी इमारत देखते हैं। वहां दो विकृत सुरक्षा गार्ड एक दूरबीन का उपयोग करके दूसरी इमारत में वेश्याओं की जासूसी कर रहे हैं। जब उनके बॉस ने उन्हें बुलाया तो वे लिफ्ट की ओर बढ़े। उनमें से एक शौचालय में चला गया जबकि उसका सहकर्मी बाहर इंतजार कर रहा था। इस समय आदमी ने लिफ्ट को अजीब तरह से काम करते हुए देखा और उसकी टॉर्च दरवाजों के बीच दब गई। लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, उसका सहकर्मी शौचालय से वापस आ गया और वे दोनों लिफ्ट में चढ़ गए। अगली सुबह हम दो मैकेनिक मार्क और जेफ से मिलते हैं जो एक लिफ्ट कंपनी के लिए काम करते हैं। मार्क शिकायत करता है कि उसका काम उबाऊ है, लेकिन एक परेशान जेफ उसे बताता है कि उसके पास जो है उसकी सराहना करें। ये पता चलता है कि जेफ ने उसके लिए यह नई नौकरी की व्यवस्था की थी, इसलिए वह अपने दोस्त से विनती करता है कि वह उसे फिर से निराश न करे। मिलेनियम बिल्डिंग में वापस गर्भवती महिलाओं का एक समूह अपने सामान्य व्यायाम सत्र के बाद लिफ्ट में प्रवेश करता है। हालांकि उन्हें उनके निर्दिष्ट तल पर ले जाने के बजाय यह तेजी से नीचे उतरने लगती है। डरी हुई महिलाओं में से एक ने ओपन बटन दबाया, लेकिन यह काम नहीं करता। जब उन्हें पता चलता है कि वे फंस गई हैं, तो वे घबरा जाती हैं और मदद के लिए पुकारने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई संकेत नहीं मिलता। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि दो महिलाओं को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। इस बीच लिफ्ट के बाहर बिल्डिंग के अधिकारियों को स्थिति का पता चलता है। दो कर्मचारियों को बुलाया जाता है और वे दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। एक सुरक्षा गार्ड बहुत चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्भवती पत्नी अंदर है। वह एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़ता है और दरवाजा तोड़ने का एक हताश प्रयास करता है। अंत में दरवाजा अपने आप खुल जाता है और गार्ड यह देखकर चौंक जाते हैं कि अंदर दो महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है। फिर दृश्य मार्क और जेफ के नाश्ते के लिए एक भोजनालय में पहुंचने पर बदल जाता है। वे खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन जेफ को अचानक मिलेनियम बिल्डिंग में खराब लिफ्ट के बारे में एक कॉल आती है। यह दोनों को अपना नाश्ता छोड़कर उस स्थान पर जाने के लिए मजबूर करता है। दूसरी तरफ हम जेनिफर नामक एक युवा पत्रकार से मिलते हैं जिसे उसके बॉस के कार्यालय में बुलाया जाता है। वह उसे मिलेनियम बिल्डिंग की खराब लिफ्ट से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताता है। फिर वह उसे तुरंत वहां जाने और अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले कहानी को कवर करने का आदेश देता है। कुछ ही समय बाद जेनिफर बिल्डिंग में पहुंचती है और देखती है कि कई महिलाओं को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। वह उनका साक्षात्कार करने का प्रयास करती है, लेकिन मेडिकल स्टाफ उन्हें दूर ले जाता है। इस बीच मार्क और जेफ भी बिल्डिंग में पहुंचते हैं और बिल्डिंग स्टाफ से मिलते हैं। वह आदमी उन्हें इंजन रूम में ले जाता है और पिछली घटना के बारे में बताता है। वह जेफ के पूर्व सहयोगी कोवाल्स्की के बारे में भी बात करता है, जिसने अकल्पनीय काम किया था। लेकिन यह बात जेफ को और भी परेशान कर देती है और वह उस आदमी को वहां से चले जाने के लिए कहता है। फिर दोनों काम पर लग जाते हैं और इंजन रूम में हर मशीन की जांच शुरू कर देते हैं, लेकिन कई घंटों की जांच के बाद भी उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलता। इमारत में कहीं एक अंधा आदमी और उसका कुत्ता सैलून से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। वह एक लिफ्ट में चढ़ता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि बटन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यह उसे वहां से निकलकर दूसरी लिफ्ट लेने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं कि वहां एक विशाल खाई के अलावा पैर रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका कुत्ता उसे चेतावनी देने के लिए कई बार भौंकता है, लेकिन वह आदमी समझ नहीं पाता। दुर्भाग्य से वह अपने कुत्ते को भी साथ लेकर लिफ्ट की शाफ्ट में गिर जाता है। शाम को मार्क अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जाता है। कल रात दंपति के बीच झगड़ा हुआ था, इसलिए वह माफी मांगने के लिए उसके लिए फूल लेकर आया था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ सो रही है, जिससे उसका दिल टूट गया। इस बीच मिलेनियम बिल्डिंग में दो सुरक्षा गार्डों को सूचित किया जाता है कि लिफ्ट फिर से अजीब तरह से काम कर रही है। जांच करने पर
उन्हें एक लिफ्ट का दरवाजा मिला जो अपने आप खुलता और बंद होता है। एक गार्ड अंदर झांकता है और कुत्ते को शाफ्ट में रस्सी से लटका हुआ पाता है। इससे पहले कि वह स्थिति की रिपोर्ट कर सके, दरवाजा अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाता है, जिससे उसका सिर उनके बीच फंस जाता है। वह अपने साथी से कुछ करने का आग्रह करता है, लेकिन लिफ्ट नीचे उतरने लगती है। परिणाम स्वरूप उसका सिर बेरहमी से काट दिया जाता है, जिससे उसका साथी भयभीत हो जाता है। इसके बाद मार्क इमारत में लौटता है और जेनिफर उसके पीछे बाथरूम में जाती है। वह अपनी खबर के लिए लिफ्ट के बारे में पूछती है, लेकिन मार्क उसे यह कहते हुए खारिज कर देता है कि सब कुछ ठीक है। जब वह लगातार पूछती है तो वह व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करता है कि लिफ्ट को लोगों को मारने में मजा आता है और उनमें प्रवेश करने वाले हर 10 लोगों में से एक की मौत हो सकती है। जेनिफर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है और उसका पीछा करना जारी रखती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे रोक लेते हैं। बाद में जेफ और मार्क इमारत के प्रबंधक मिलिगन और अन्य अधिकारियों से मिलते हैं। वे निरीक्षण के बारे में पूछते हैं और जेफ बताते हैं कि उन्होंने पूरी जांच की, लेकिन कोई खामी नहीं पाई। मार्क फिर सुझाव देते हैं कि वे कुछ दिनों के लिए लिफ्ट को बंद कर दें ताकि वे आगे की जांच कर सकें। हालांकि मिलिगन का दावा है कि यह संभव नहीं है क्योंकि उन्हें काफी वित्तीय नुकसान होगा। जेफ भी उनसे सहमत हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि लिफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगली सुबह जब मार्क काम पर आता है तो उसे यह जानकर झटका लगता है कि जेनिफर ने उसका चेहरा अखबार में प्रकाशित कर दिया है। उसने उसके इस कथन के बारे में भी लिखा है कि लिफ्ट खतरनाक होती है। उसके बॉस मिशेल ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और उसके कथन के बारे में उससे पूछा। मार्क माफी मांगता है, दावा करता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसके बारे में लिखेगी। हालांकि मिशेल ने खुलासा किया कि इस खबर की वजह से पुलिस अब मार्क को एक संदिग्ध के तौर पर देख रही है। बाद में मार्क ने देखा कि जेफ लैब कोट पहने एक आदमी से बहस कर रहा है। अपने सहकर्मी से पूछने पर उसे पता चलता है कि वह आदमी डॉ स्टाइनबर्ग है, जो उनके लिफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को डिजाइन करता है। मार्क फिर जेफ के पूर्व सहयोगी कोवाल्स्की के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उसने खुद को और अपनी कार को आग लगाकर अकल्पनीय काम किया है। इस बीच हम 2 लोगों को मिलेनियम बिल्डिंग के गैरेज में स्केटबोर्डिंग करते हुए देखते हैं। कुछ क्षण बाद उनमें से एक कार से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। वह थोड़ी देर के लिए फर्श पर बैठता है, लेकिन अचानक उसके पीछे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उसे अंदर खींच लेता है। फिर वह उसे 36वीं मंजिल पर ले जाता है, जहां से उसे इमारत से बाहर फेंक दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद मार्क टीवी पर समाचार देखता है और पाता है कि पुलिस ने इसे आत्महत्या माना है। वह जांच करने के लिए इमारत में जाता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। इस समय वह पत्रकारों के बीच जेनिफर को देखता है और जल्दी से उसके पास जाता है। वह उसके बारे में लिखने के लिए माफी मांगती है, यह कहते हुए कि उसके पास अपनी कहानी के लिए और कुछ नहीं है। मार्क इस बार उसे माफ कर देता है, लेकिन उसे अपने पेपर में फिर से उसका जिक्र न करने के लिए कहता है। शाम को जेनिफर मार्क के घर अचानक आती है। वह उसे स्केटर की मौत का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जो बहुत अजीब है। जेनिफर बताती है कि लिफ्ट को 86 मंजिल चढ़ने में आमतौर पर लगभग 40 सेकंड से 1 मिनट का समय लगता है। हालांकि वीडियो में लिफ्ट 2 सेकंड से भी कम समय में उन मंजिलों तक पहुंच जाती है। मार्क जानकारी से चौंक जाता है और यह समझने के लिए संघर्ष करता है कि क्या हो रहा है। फिर वे जेफ से मिलने जाते हैं और उसे वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी और चीज में व्यस्त लगता है। वह उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहीं चला जाता है। बाद में एक रेस्तरां में मार्क जेनिफर को बताता है कि लिफ्ट के विभिन्न हिस्से कैसे काम करते हैं। वह स्टाइनबर्ग के बारे में भी बात करता है, जिसने अपनी कंपनी के लिए लिफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को डिजाइन किया था। फिर दोनों जेनिफर के कार्यालय में जाते हैं और स्टाइनबर्ग पर कुछ शोध करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसका पहला नाम गुंथर है और उसने एक बार डॉल्फिन के दिमाग का उपयोग करके कंप्यूटर चिप्स को जैविक रूप से पुनः पेश करने का प्रयोग किया था।
हालांकि यह परियोजना बुरी तरह से विफल हो गई और स्टाइनबर्ग को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने लिफ्ट कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफी अनुभव था। यह सब जानने के बाद जेनिफर को यकीन हो गया कि स्टाइनबर्ग रहस्यमय मौतों में शामिल है। अगली सुबह मिलिगन इमारत के चारों ओर घूम रहा था जब उसने जेफ के शरीर को लिफ्ट शाफ्ट में पाया। जब जेनिफर और मार्क पहुंचे तो उन्हें यह जानकर झटका लगा कि पुलिस ने एक बार फिर इसे आत्महत्या करार दिया है। इसके अलावा इमारत के अधिकारी जेफ को आतंकवादी करार देते हैं और जनता को बताते हैं कि खतरा टल गया है। मार्क को यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए वह और जेनिफर सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ते हैं। दोपहर में दोनों ने कोवल्स्की के घर जाने का फैसला किया, जिसकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी। वहां वे उसकी विधवा से मिलते हैं, जो बताती है कि उसके पति की मृत्यु कार दुर्घटना में नहीं हुई थी। वह बताती है कि उसकी हत्या लिफ्ट शाफ्ट में हुई थी, क्योंकि वह कुछ ऐसा जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। महिला के अनुसार उसके पति की आत्मा अभी भी लिफ्ट में भटकती है और इसीलिए लोग लगातार मर रहे हैं। इमारत में वापस आकर हम लोगों के एक समूह को लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखते हैं। जब लिफ्ट तेजी से चलने लगती है तो चीजें फिर से गड़बड़ होने लगती हैं। कोई व्यक्ति जल्दी से आपातकालीन बटन दबाता है जो स्पष्ट रूप से काम नहीं करता। इससे सभी लोग घबरा जाते हैं और एक बच्चा अपनी पैंट भी मल देता है। मामले को बदतर बनाने के लिए अचानक फर्श टूट जाता है, जिससे लोग शाफ्ट में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। फिर लिफ्ट तब तक तेज होती रहती है जब तक कि वह इमारत की छत को तोड़ नहीं देती। घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया, जिसमें इसे आतंकवादी कृत्य बताया गया। फिर किसी को भी अंदर जाने से रोकने के लिए एक स्वॉट टीम इमारत में तैनात की गई। इस बीच मिशेल स्टीनबर्ग से मिलता है और उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराता है। बाद वाला दावा करता है कि यह केवल एक छोटी सी बाधा है उसकी बड़ी योजनाओं में जो मानवता को बदल देगी। मिशेल इस पर विश्वास करने से इनकार करता है और उसे जल्द से जल्द समाधान खोजने का आग्रह करता है। हालांकि स्टीनबर्ग का कहना है कि चीजें हाथ से निकल गई हैं और उनके नियंत्रण से बाहर हैं। शाम को जेनिफर एक वैन में बिल्डिंग में पहुंचती है, जबकि मार्क पीछे की सीट पर छिप जाता है। वह दावा करती है कि वह लिफ्ट कंपनी से है, लेकिन गार्ड उसे वैन का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। जेनिफर अनिच्छा से ऐसा करती है और दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे अपने सहकर्मी का फोन आता है, जिसे उसने स्टीनबर्ग की जांच करने के लिए कहा था। वह बताता है कि स्टीनबर्ग को नौकरी से निकाले जाने के बाद भी वह बायोचिप्स पर काम करना जारी रखता था, हालांकि डॉल्फिन के दिमाग से नहीं बल्कि किसी और चीज से। वह जेनिफर को सावधान रहने की सलाह देता है और फोन काट देता है। इस दौरान मार्क वैन से बाहर निकलने और मिलेनियम बिल्डिंग में घुसने में कामयाब हो जाता है। अगले दृश्य में पुलिस को पता चलता है कि जेनिफर को लिफ्ट कंपनी ने नहीं भेजा था, इसीलिए वे उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर मार्क को लिफ्ट शाफ्ट में एक विशाल मस्तिष्क के आकार का एक बड़ा बायोचिप मिलता है। पता चलता है कि यह अंग अभी भी जीवित है और लिफ्टों को नियंत्रित करता है। वह इसे एक पेचकस से नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जलती हुई लिफ्ट के उसकी ओर उतरने पर वह असफल हो जाता है। मार्क मुश्किल से बच पाता है, जबकि लिफ्ट एक स्वॉट अधिकारी को मार देती है जो शाफ्ट से बाहर निकल रहा था। फिर मार्क को अधिकारी का मिसाइल लॉन्चर मिलता है और वह अंग को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन स्टाइनबर्ग आकर हस्तक्षेप करता है। वह मार्क पर बंदूक तानता है और उसे अपनी रचना को नष्ट न करने के लिए कहता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है और स्टाइनबर्ग मार्क को शाफ्ट से नीचे गिराने ही वाला होता है, लेकिन जेनिफर समय रहते पहुंच जाती है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है। इस समय स्वॉट टीम आती है और सभी को अपने हथियार छोड़ने का आदेश देती है। स्टाइनबर्ग जेनिफर को एक बार फिर बंधक बनाने का अवसर भुनाता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाती है। कुछ क्षण बाद खलनायक पर उसके ही द्वारा हमला किया जाता है और मार्क के साथ अंदर खींच लिया जाता है, लेकिन जेनिफर समय रहते मिसाइल लॉन्चर मार्क को दे देती है। फिर वह लॉन्चर पकड़ लेता है
और ऑर्गन पर फायर करता है। अंत में उसे नष्ट कर देता है। विस्फोट की ताकत उसे बाहर धकेल देती है, जबकि कुछ सेकंड बाद स्टाइनबर्ग की क्षत विक्षत लाश गिर जाती है। फिर दृश्य कई दिनों बाद बदल जाता है, जहां मार्क को ठीक होने के बाद अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। जेनिफर उसे लेने आती है और जैसे ही वे निकलते हैं, वे एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। वह घबरा जाती है, यह सोचकर कि दानव फिर से वापस आ गया है। लेकिन मार्क अचानक हंसने लगता है, यह बताते हुए कि यह सिर्फ एक शरारत थी। फिल्म तब खत्म होती है जब वह उसे अपने करीब खींचता है और उसे चूमता है।